सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता। इस कविता में मानवता को ईश्वर का संदेश सुनाने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने पंछी और बादलों को माध्यम चुना है। जिस प्रकार डाकिए घर घर जाकर संदेश पत्र देते हैं, इसी तरह पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो मनुष्य जाति को प्रेम व शांति का संदेश देते हैं। आज विश्व छोटे बड़े देशों में बंटा है। मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकता, परंतु पक्षी और बादलों को भला कौन रोक सकता है। वे एक से दूसरे महादेशों तक जाते हैं। उनकी आवाज़ को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सुनकर समझ जाते हैं। कवि इनके कहे संदेशों को आंक सकता है। वे कहते हैं कि एक देश की धरती दूसरे को सुगंध अर्थात शुभकामनाएं और प्रेम का संदेश भेजती हैं। देशों की सीमाओं का निर्माण मनुष्य ने किया है। विश्व में अशांति और युद्ध की स्थितियां हैं। कवि मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भगवान के डाकिए के माध्यम से सुनाना चाहता है। तो पहला हमारा जो काव्यांश है, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते हैं का मतलब है पढ़ते हैं। महादेश यहाँ पर महाद्वीप हो जाएगा। तो इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वैश्विक एकता का तथा शांति का संदेश पक्षी और बादल के माध्यम से मनुष्य जाति को याद दिलाया है। देशों की आपसी लड़ाई के कारण मनुष्य जाति की एकता तथा वसुधैव कुटुंबकम के महान संदेश को भुलाया नहीं जाना चाहिए। यानी कि इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी, कवि कहना चाहता है कि भिन्न भिन्न कारणों से दुनिया के देश आपस में युद्ध और हिंसा में लगे हैं। ऐसे मनुष्य द्वारा प्रकृति के सहज संदेश, शांति, अहिंसा और मनुष्यता आदि को भुला दिया गया है। पूरी पृथ्वी एक परिवार की भांति है, यही सबसे बड़ा सच है। भ्रमित मानव जाति को भगवान के संदेशवाहक पक्षी तथा बादलों के द्वारा आपसी भाईचारे और शांति का संदेश सुनाया जाता है, परंतु मनुष्य उसे अनसुना कर देता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें विशेष क्या है? काव्यांश में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता है। पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा काव्यांश, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस प्रसंग में कवि दिनकर जी कहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि पक्षी तथा बादल द्वारा जो संदेश एक देश से दूसरे देश को ले जाया जाता है, वह प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इसकी व्याख्या यदि हम करें तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी तथा बादलों की आवाज़ को हम समझ नहीं पाते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्रेम की सुगंध भेजती है। पक्षियों के आने जाने से शांति का संदेश आता जाता है। आपको पता होगा, जैसे साइबेरिया में जो साइबेरियन क्रेन है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने पर वो भारत में कई इलाकों में आकर के रहते हैं। तो ये क्या है? उनके लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं है। उनके लिए वो भी एक रहने की जगह है जिसमें वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उन्हें नहीं लगता है कि वो साइबेरिया छोड़ कर के भारत में आ गए हैं। तो इसी प्रकार एक देश से उड़कर बादल भी जब दूसरे देश में जाकर मेघ बरसाता है तो वह आपसी भेदभाव मिटाने का संदेश देता है। कवि के अनुसार विश्व के देशों में आना जाना और संपर्क बने रहना शांति और सद्भाव के लिए आवश्यक है। इस काव्यांश की विशेषता की यदि हम बात करें तो प्रकृति किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। देशों की सीमाएं मनुष्यों ने बनाई है। काव्यांश की भाषा आम बोलचाल की भाषा है और दूसरे देश तथा पक्षियों की पांखों में अनुप्रास अलंकार है। ये दोनों व्याख्या अपने कॉपी में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद।